हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज देखते हैं वे ऑफ सिक्स चैप्टर का इंटरफेरेंस टॉपिक। इससे पहले हमने देखा है वेव फ्रंट, ठीक है, वेव थ्योरी देखी थी, हाइजीन की, न्यूटन की। उसके बाद में वेव फ्रंट देखा, उसके बाद में हाइजीन का प्रिंसिपल देखा था, और हाइजीन के प्रिंसिपल पे बेस्ड हमने देखा था रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन जो है वो सिलेबस में नहीं है, पोलराइजेशन भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस के टाइप्स कितने होते हैं, कंडीशंस क्या क्या होती है, वो चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो देखते हैं इंटरफेरेंस क्या है। ये ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं लेकिन आपको पता नहीं है, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या है, जो हमने सुपरपोजिशन पढ़ा है, ठीक है। सुपरपोजिशन का जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस समझने से पहले हमें सुपरपोजिशन समझना होगा, ठीक है। तो हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव चैप्टर में देखा है क्या होता है। मान लो कोई मीडियम है, मीडियम में कोई पॉइंट है पी, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, एक वेव आई, ठीक है, वो वेव ऐसे, ठीक है, आ रही थी। उसने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ से, मान लो यहाँ से ऐसे और ऐसा ऊपर ढकल दिया। इस पॉइंट पी को यहाँ से ऊपर लेके गई, वो कितना, मान लो 3 मीटर ऊपर निकल गई, और वेव निकल गई। उसके बाद में मीडियम इलास्टिक है, ठीक है। मीडियम अगर इलास्टिक होगा तभी वेव पास हो सकती है ना। वेव चैप्टर में पढ़ा है आपने क्लास 11 में। वेव निकल गई तो ये पार्टिकल अपनी अपनी जगह पे आ गया, रेस्ट हो गया, उसका मेन पोजीशन पे आ गया। अभी कुछ देर बाद क्या हुआ, दूसरी वेव आई, ठीक है। अभी इसी को दूसरी मान के चलो, ठीक है, या फिर दूसरी बनाते हैं। पहली वेव जो आई उसने क्या करा, 3 मीटर ऊपर भेज दिया पार्टिकल पी को। अभी दूसरी वेव आई, पार्टिकल पी पे आई या पॉइंट पी पे आई, आई 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 और ये नीचे लेके गई पार्टिकल को नीचे लेके गई, कितना, 2 मीटर। उसी पार्टिकल को, उसी पॉइंट पे जो पार्टिकल था, उसी पी पॉइंट वाले पार्टिकल को 2 मीटर नीचे लेके गई, ठीक है। अभी ये दूसरी वेव भी निकल गई, मीडियम शांत हो गया। मीडियम जब शांत हो जाएगा तो वो जो पार्टिकल है पी पॉइंट वाला, वो वापस अपने अपने मेन पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मतलब पहली वेव जब अकेली थी उस मीडियम में से जब जा रही थी, और पॉइंट पी पे जब वो आई तो पॉइंट पी वाला पार्टिकल 3 मीटर ऊपर चला गया। मीडियम शांत होने के बाद दूसरी वेव आई, दूसरी वेव ने उसी पार्टिकल को कितना मीटर नीचे लगेगा, 2 मीटर। ये कब हुआ, जब दोनों वेव्स इंडिविजुअल थी, मतलब अलोन थी, अकेली अकेली आ रही थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पार्टिकल वही है, पॉइंट पी है, और एट अ टाइम ये पहली वेव भी आ गई और एट अ टाइम ये सेकंड वेव भी आ गई। तो ये पार्टिकल कंफ्यूज हो जाता है कि किसका सुने। पहली वेव का अगर सुनेगा तो 3 मीटर ऊपर जाएगा, दूसरी वेव का अगर सुनेगा तो 2 मीटर नीचे जाएगा। लेकिन ये दोनों वेव जो है वो एट अ टाइम इस पॉइंट पी पे आ रही है, तो किसका सुनना है, पार्टिकल का बिहेवियर कैसे होगा। तो ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव में देखा था हमने कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स क्या है, पहले का है 3 मीटर ऊपर है इसलिए पॉजिटिव मान के चलते हैं, वेक्टर बोला है ना तो डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा 2 मीटर नीचे है तो 2 मीटर नीचे, तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर। अब ये 1 मीटर कहाँ पे, जो बड़ा होगा उधर, तो 1 मीटर ऊपर जाएगा। तो ये है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है, व्हेन 2 or more waves are traveling through a medium, ठीक है, and they arrive at a point, they arrive at a point in the medium, then the resultant displacement of the point, the resultant displacement of the point is equal to vector sum of the displacement or individual displacement produced by each wave when each wave was present alone। जब पहली वेव अलोन थी तो 3 मीटर था, 3 मीटर। जब दूसरी वेव अलोन थी, अकेली थी, तो 2 मीटर था, तो 2 मीटर। उन दोनों का कौन सा सम, वेक्टर सम। वेक्टर सम है तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण सम का क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमको मालूम है। तो उसका रिजल्ट क्या है, तो सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल जो है, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो दोनों वेव्स पे हम लगा सकते हैं। एक है साउंड है और दूसरा है लाइट। इसमें हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है।
तो जब किसी पार्टिकल में या किसी मीडियम पे दो लाइट वेव्स एक साथ आती है तो उस पार्टिकल पे या फिर उस पॉइंट पे क्या होता है, ठीक है, तो वो हमको देखना है। तो अभी हमने सुपरपोजिशन देखा, क्या है, दो वेव्स जब एक ही पॉइंट पे आ जाती हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होता है, ठीक है। अभी वही वाला प्रिंसिपल हम लगाते हैं लाइट के चक्कर में, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जो वेव्स होती है उनकी प्रॉपर्टीज हमको मालूम है। वेव्स की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद में वेवलेंथ, उसके बाद में एम्पलीट्यूड, उसके बाद में टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद में क्या होता है, हो गया, इतनी सारी चीजें होती है वेव की। तो दो वेव्स है, दोनों वेव्स के पास ये दोनों चीजें हो गई, है ना, फ्रीक्वेंसी होगी दोनों वेव्स की कुछ ना कुछ, वेवलेंथ होगी, एम्पलीट्यूड होगा दोनों का, है ना। तो लाइट के इसमें क्या होगा, जब दो वेव्स, दो लाइट वेव्स एक ही पॉइंट पे जब आएगी साइमल्टेनियसली तो क्या होगा। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में भूल गया, उसका नाम है फेज। फेज हमने पढ़ा है सुपरपोजिशन चैप्टर में, सुपरपोजिशन चैप्टर पे पूरा वीडियो बना है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ओमेगा क्लासेस डाल देना, आ जाएगा, ठीक है, आप उसको देख सकते हो पूरा। तो जो मैंने बोला कि ये क्या है, रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव का। अभी यहाँ पे हम किसका रिजल्ट देखेंगे, ऑप्टिक है तो ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टीज कौन सी है, या फिर ट्रांसवर्स वेव में क्या क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में होता है क्रेस्ट एंड ट्रफ। चलिए डायरेक्ट क्रेस्ट एंड ट्रफ से ही लेते हैं, ठीक है, तो इंटरफेरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब इंटरफेरेंस होता है दो वेव्स का एक दूसरे के साथ में, इंटरफेरेंस कब होगा, जब सुपरपोजिशन होगा, जब दो या उससे ज्यादा वेव्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाती हैं। सुपर इम्पोज होने के कारण जो पार्टिकल है उस पॉइंट पे, उस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है वेक्टर सम, है ना, ये है प्रिंसिपल। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट का तो हो गया, हम लाइट के इसमें क्या किसकी बात करेंगे, इंटेंसिटी की बात करेंगे। इंटेंसिटी में क्या होता है वो देखेंगे। तो मान लो कोई पॉइंट है P, पहली वेव आई इस तरह से, ठीक है, और मान लो ये पॉइंट यहाँ पे था, ये पॉइंट को ऊपर भेज दिया पहली वेव ने 3 मीटर, मान लो 3 मीटर, और दूसरी वेव आई, दूसरी वेव भी क्या कर रही है, दूसरी वेव भी उस पार्टिकल को जब जाएगी ये वेव, वो भी 3 मीटर ऊपर, पहली वेव क्या कर रही है 3 मीटर ऊपर, दूसरी वेव भी उसको 3 मीटर ऊपर खींच रही है। दोनों वेव जब आए के टाइम आएगी तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से 6 मीटर ऊपर चला जाएगा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। जब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है तो अपने आप एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा, ठीक है। मान लो एक वेव ऐसी है, दूसरी वेव भी ऐसी है, ये दोनों जब सुपर इम्पोज होंगी तो उनका रिजल्टेंट ऐसा होगा, उसका रिजल्टेंट ऐसा होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया मेन पोजीशन से, और दोनों डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे में ऐड हो गए तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऐड हो गया मतलब एम्पलीट्यूड भी दोनों का एक दूसरे में ऐड हो गया, ठीक है। मान लो ये एम्पलीट्यूड ही मान लो 3 मीटर एम्पलीट्यूड है, तो टोटल एम्पलीट्यूड कितना हो गया 6 मीटर। और यहाँ पे एक बात कंसिडर करके चलना है या समझ के चलना है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी होती है, ठीक है, जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो लाइट का जो एम्पलीट्यूड है, वेव का जो एम्पलीट्यूड है उस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इंटेंसिटी बढ़ गई मतलब और एक चीज बढ़ गई, वेव की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि अभी एक वेव दूसरे वेव को अपोज नहीं कर रही है, एक वेव दूसरे वेव में ऐड हो रही है, सपोर्ट कर रही है, तो सब प्रॉपर्टीज उसमें ऐड हो गई। सब प्रॉपर्टी ऐड हो गई तो एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसको अगर ढंग से देखोगे तो क्या हो रहा है, दोनों वेव के क्रेस्ट पे कोर इंपोज हो रहा है, क्रेस्ट इंपोज हो रहा है, और ट्रफ पे क्या इंपोज हो रहा है, ट्रफ इंपोज हो रहा है। जब ऐसा होता है क्रेस्ट पे क्रेस्ट और ट्रफ पे ट्रफ इंपोज होता है तो उसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन फेज। दोनों वेव्स का क्या होना, इन फेज होना, दोनों वेव्स का क्या होना, इन फेज। और जब ऐसा होता है तो इंटेंसिटी बढ़ती है क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और उस चक्कर में जो इंटरफेरेंस होता है उस इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस हो जाता है वो, कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
इंटेंसिटी मॉडिफाई हो रही है। पहली वेव जा रही थी, उसकी इंटेंसिटी कम है, उसकी एनर्जी कम है। दूसरी वेव अकेली जा रही थी, उसकी भी इंटेंसिटी, उसकी भी एनर्जी कम है। जब दोनों वेव एक साथ थे, अभी कैसी गई दोनों वेव्स? ऐसे, जब एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे आ गया और एक का तरफ दूसरे की तरफ पे आ गया, मतलब वो इन फेज एक दूसरे पे क्या हुई? वो सुपर इम्पोज हुई। इन फेज जब वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगी तब क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से बढ़ जाएगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, क्रेस्ट पे क्रेस्ट इंसिडेंट होता है, ट्रफ पे ट्रफ इंसिडेंट होता है, इंटेंसिटी बढ़ती है और उसको बोलते हैं इन फेज वाला इंटरफेरेंस। जब इन फेज वाला इंटरफेरेंस होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वो पॉइंट जो है, जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे थे जो कुछ भी है ना, तो वो पॉइंट कैसे होगा? वो पॉइंट हो जाएगा ब्राइट, है ना, इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। इसके उल्टा दूसरा होगा जो है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? एक का क्रेस्ट दूसरे के तरफ पे या फिर एक का तरफ दूसरे के क्रेस्ट पे इंसिडेंट हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? एक वेव ऐसी होगी और दूसरी वेव कैसी होगी? दूसरी वेव ऐसी होगी। इसका एम्पलीट्यूड है 3 मीटर ऊपर, इसका एम्पलीट्यूड है 3 मीटर नीचे, ठीक है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वेक्टर सम करनी है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0। तो एम्पलीट्यूड 0 तो इंटेंसिटी 0, इंटेंसिटी 0, एनर्जी 0, एनर्जी 0, तो वहाँ पे डार्क स्पॉट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे डार्क बन जाएगा, क्योंकि लाइट के पास कुछ इंटेंसिटी ही नहीं है, ब्राइटनेस ही नहीं रहेगा उसके पास, तो पॉइंट हो जाएगा डार्क। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता है? जब क्रेस्ट एक का दूसरे के तरफ पे या फिर उल्टा होता है, एक का तरफ दूसरे के क्रेस्ट पे इंसिडेंट हो जाता है, तब। आउट ऑफ फेज बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते थे? इन फेज। इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज सुपरपोजिशन जब होगा तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो हमें वो पॉइंट कैसे मिलता है? डार्क। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो पॉइंट हमको कैसा मिलता है? पॉइंट हमको मिलता है ब्राइट, ठीक है। तो इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस result of superposition of wave, result of superposition of wave, when two or more waves superimpose with each other, then there is modification of energy, there is modification of energy in the medium. That concept is called as interference, ठीक है। या फिर इंटरफेरेंस का पूरा आया नहीं तो सुपरपोजिशन जो है उसका पूरा का पूरा डेफिनेशन लिख देना, और डेफिनेशन पूरा लिखने के बाद लिख देना, ड्यू टू दिस सुपरपोजिशन द इंटेंसिटी or the energy gets changed inside the medium. This concept is called as interference. दो टाइप होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। ये वर्ड्स नहीं भूलने हैं, एक है इन फेज, दूसरा है आउट फेज। इन फेज जब होगा तो ब्राइट, और आउट ऑफ फेज जब होगा तो डिस्ट्रक्टिव और डार्क। इन फेज में क्या होगा? क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ। आउट फेज में क्या होगा? क्रेस्ट पे ट्रफ या फिर ट्रफ पे क्रेस्ट, इस तरह से हो जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा इंटरफेरेंस का डेफिनेशन और उसके दो टाइप्स, है ना। अभी हम देखते हैं कि इंटरफेरेंस जो पैटर्न है, अभी इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है ये आप चेक कर सकते हो। इंटरफेरेंस का दो टॉर्च लेना है, एक टॉर्च होगी ऐसी और दूसरी टॉर्च होगी ऐसी, है ना। इससे लाइट आएगी, इससे लाइट आएगी। ये वाला पॉइंट है देखना, ये वाले पॉइंट आपको दो तरह से मिल सकते हैं। ये वाला पॉइंट जो है वो आपको बहुत ब्राइट मिलेगा, मतलब इसकी इंटेंसिटी एक दूसरे के साथ में ऐड हो सकती है ना। अभी क्या करना है? इसको फिक्स कर देना, इस टॉर्च को फिक्स कर देना और इस टॉर्च को ऐसे ऐसे मूव करा देना, ठीक है। तो इसका लाइट का डायरेक्शन तो ऐसा ही है, अब ये इधर उधर होगा, तो ये कभी इधर होगा कभी इधर होगा। तो ये वाला पॉइंट देखना दूसरी बार, ये वाला पॉइंट हो सके आपको डार्क मिले, है ना। टॉर्च लेके आप अच्छे से इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको दिख जाएगा कभी कभी जब दो लाइट इंटरसेक्ट होगी एक दूसरे को, वहाँ पे ब्राइट बनेगा। कभी कभी दो लाइट जब इंटरसेक्ट होगी एक दूसरे को, कभी कभी क्या मिलेगा? आपको डार्क मिलेगा। धीरे धीरे आप उसको कर सकते हो, है ना। तो जब हम एक इंटरफेरेंस का पैटर्न हमें मिलता है, ब्राइट और डार्क बैंड मिलते हैं हमको, एक स्क्रीन पे हम बनाते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। वो इंटरफेरेंस पैटर्न में हमको क्या चाहिए होता है? इंटरफेरेंस पैटर्न में हमको चाहिए होता है ब्राइट बैंड और दूसरा चाहिए होता है डार्क।
ब्राइट मतलब इंटेंसिटी अच्छी होना चाहिए, और डार्क मतलब क्या, इंटेंसिटी जीरो होना चाहिए। इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, जीरो। जब कभी किसी स्क्रीन पे, कभी किसी दीवार पे इस तरह का अल्टरनेट ब्राइट और डार्क, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड बनते हैं और हमको दिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। और इंटरफेरेंस पैटर्न स्टेडी तब होगा, मतलब अच्छा तब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ब्राइट वाला अच्छे से ब्राइट दिखे और डार्क वाला कितना दिखना चाहिए, जीरो इंटेंसिटी, है ना। डार्क में अभी थोड़ी सी भी लाइट हमको दिखनी नहीं चाहिए, डार्क में, डार्क है तो पूरा का पूरा जीरो इंटेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न जब चाहिए होता है, उसके लिए कंडीशन क्या क्या होती है वो हम देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे यंग्स एक्सपेरिमेंट, है ना। यंग्स एक्सपेरिमेंट से हम इंटरफेरेंस कैसे सीख सकते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट अच्छा हो उसके लिए कौन सी कंडीशंस जरूरी है वो देखेंगे। चलिए दोस्तों, यंग्स एक्सपेरिमेंट देखते हैं, लेकिन उससे पहले कंडीशन देखते हैं कि स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न जो है, स्टेडी पैटर्न, ठीक है, मतलब ब्राइट जो है वो ढंग से ब्राइट दिखे और जो डार्क है उसका इंटेंसिटी जीरो होना चाहिए। उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है कि जो दो सोर्सेस है ना, वो दोनों सोर्सेस कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट। अभी कोहेरेंट का मतलब क्या है, ठीक है। देखो, इंटरफेरेंस करने के लिए दो वेव्स चाहिए कम से कम, है ना, और हम यहाँ पे दो वेव्स का ही इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। तो कोई एक वेव का सोर्स होगा, ठीक है, और कोई दूसरे वेव का सोर्स होगा। ये दोनों सोर्सेज जो वेव निकाल रहे हैं, उनसे जो वेव्स आ रही है, वो वेव्स कैसी होनी चाहिए, उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम रही मतलब वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक है। इतना दोनों चीज सेटिस्फाई होने के बाद उन्होंने कैसा होना चाहिए, उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए, या फिर फेज डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कभी भी अगर वेव्स की फेज चेंज करती रहेगी तो इंटरफेरेंस ढंग से नहीं होता। सबसे पहला जो पॉइंट है वो बहुत ध्यान से देखना है आपको, कोहेरेंट। कोहेरेंट, है ना, दोनों सोर्सेस से जो वेव्स निकलेंगी उनका फ्रीक्वेंसी सेम है तो अपने आप वेवलेंथ भी सेम हो जाएगा। और फेज डिफरेंस, मैंने बोला कि वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या है, लास्ट में मैंने बोला था फेज, पहली वेव का फेज और दूसरी वेव का फेज, फेज मतलब स्टेट ऑफ ऑसिलेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, पिछले चैप्टर में देख लेना होगा। तो दोनों के बीच का जो फेज और फेजेस का जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस एक तो जीरो होना चाहिए, या हमेशा वो फेज डिफरेंस कैसे होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तभी आपको क्या मिलेगा, तभी आपको ढंग से पैटर्न मिलेगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन समझ के चलिए। और ये जो कोहेरेंट सोर्सेस है ना, ये दो अलग अलग सोर्सेस लेके हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। एक अलग से टॉर्च ले ली, दूसरी टॉर्च अलग से ले ली, दो टॉर्च जो है वो अलग अलग सोर्सेस हो गए लाइट के, है ना। तो ये जो दो टॉर्चेस है, भले ही उनका सब कुछ सेम है, फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ पॉइंट पे आपको सेम लग रहा है, लेकिन दो अलग अलग सोर्सेस से हम इंटरफेरेंस ढंग से नहीं निकाल सकते। तो हम यंग्स एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि एक ही सोर्स लेते हैं, प्राइमरी सोर्स, है ना, एक ही है एस नाम का, ठीक है। उस एक सोर्स से हम दो सोर्स डिराइव करते हैं। डिराइव करते हैं मतलब दो सोर्सेस हम बनाते हैं। अभी कैसे बनाते हैं, एक पिन होल है, मान लो एक कार्डशीट का पेपर है और एक छोटा सा पिन होल किया हमने, ठीक है, छोटा सा पिन होल किया, है ना। मान लो ये कोई कार्डशीट पेपर है, इसके इधर छोटा सा पिन होल कर दिया मैंने, और यहाँ पे एक बल्ब रख दिया। बल्ब मतलब अच्छा वाला बल्ब, है ना, अच्छा वाला बल्ब रख दिया। तो ये बल्ब क्या करता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट बोल के एक्ट होगा, है ना, और लाइट सब दिशा में, सारे डायरेक्शन में जाएंगी। सारे डायरेक्शन में गई इस पिन होल से लाइट, यहाँ पे मैंने लगा दिया लेंस। अभी लेंस का मतलब मैंने बोला था जब वेव फ्रंट पढ़ा रहा था कि लेंस क्या करता है, अगर सोर्स करीब है, अगर आपको प्लेन वेव फ्रंट चाहिए तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए सोर्स दूर रखते थे, लेकिन मैंने बोला था कि करीब वाले सोर्स से भी हम क्या कर सकते हैं, प्लेन वेव फ्रंट ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या लगेगा, एक कॉन्वेक्स लेंस लगेगी। तो एक कॉन्वेक्स लेंस ले ली हमने, उससे क्या किया, जो दूर दूर जाने वाले रेस थे वो ऐसे कॉन्वर्ज हो गए, सीधे हो गए, पैरेलल हो गए प्रिंसिपल एक्सिस को, मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको पैरेलल हो गए। तो जैसे ही ये पैरेलल वेव्स ऐसी आई, ठीक है, यहाँ पे मैंने दूसरा और एक कार्डशीट रख दिया, यहाँ पे एक होल कर दिया मैंने और यहाँ पे पिन होल कर दिया। तो क्या होगा, ये जो S1 है उसका डिस्टेंस इस S से, और S2 जो है उसका डिस्टेंस S से, दोनों डिस्टेंसेस हमने कैसे रखे, सेम रखे।
तो अभी देखो वेव फ्रंट का डेफिनेशन, इस सोर्स से S1 और S2 दोनों पॉइंट पे आने के लिए वेव्स को सेम टाइम लगा, मतलब S1 और S2 पे वेव्स साइमल्टेनियसली रीच होगी, साइमल्टेनियसली रीच होगी और दोनों के बीच में देखो डिस्टेंस सेम है, मतलब पाथ डिफरेंस जो है, पाथ का डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। जब पाथ का डिफरेंस 0 होता है तो फेज डिफरेंस भी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो फेज डिफरेंस भी 0 हो गया, पाथ डिफरेंस भी 0 हो गया। तो ये दोनों सोर्सेस हमें कैसे मिल गए, दोनों सोर्सेस हमें मिल गए कोहेरेंट, और दोनों सोर्सेस एक ही सोर्स से डिराइव किए हैं। अगर सोर्स एक ही है तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ तो दोनों क्या है, सेम है। तो कोहेरेंट सोर्सेस लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाते हैं, इस तरह से पिन होल का यूज करके। अब यह है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे, यहाँ पे एक कार्ड शीट में हमने 2 स्लिट बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये हमने बनाया है, ये वाटर पे जो वेव बनती है उसको ध्यान में रख के बनाया है, ठीक है। वाटर है, मान लो स्टेडी पानी है, यहाँ पे एक ऑसिलेटर लगाया है, ट्यूनिंग फॉर्क लगाया मान लो, और ऑसिलेटर ऊपर नीचे ऐसे कराया है ना, और इनको पिन लगा दी मैंने। तो ये वाटर का सरफेस है, ये पिन जैसे ही वाटर पे टच होगी तो वाटर पे जैसे ही पिन टच होगी वेव बनना स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी पिन भी जब टच होगी दूसरी वेव बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक वेव यहाँ से स्टार्ट हो गई, एक वेव यहाँ से, और हमको मालूम है वाटर पे रिपल कैसे बनती है, इस तरह से, है ना, ये वैसे इधर भी बनेगी, है ना। तो रिपल वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करा है हमने, ठीक है, क्योंकि वाटर पे जो वेव बनती है वो ट्रांसवर्स वेव, यहाँ पे भी हम वो कंसेप्ट ले रहे हैं ट्रांसवर्स वेव। जो ये स्ट्रेट है इसको हम लिखेंगे क्रेस्ट, और ये जो डॉटेड है, डॉटेड को हम लिखेंगे ट्रफ। उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यहाँ पे S1 और S2 दोनों किस पे आ गए, वेव फ्रंट पे आ गए। वेव फ्रंट का डेफिनेशन है ये जो है स्लिट, उस पे ये जो 2 पॉइंट है, यहाँ पे साइमल्टेनियसली रीच हो रही है, फेज डिफरेंस भी 0 है, मतलब ये दोनों पॉइंट किस पे है, ये दोनों पॉइंट वेव फ्रंट पे है, दोनों एज अ सेकेंडरी सोर्स एक्ट हो गए, है ना। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स। तो ये S1 और S2 ये दोनों सेकेंडरी सोर्स है, और सेकेंडरी वेवलेंथ को इमिट करेंगे। तो सेकेंडरी वेवलेंथ्स ही हम ये बता रहे हैं, और सेकेंडरी वेवलेंथ्स में क्या हो गया, ट्रांसवर्स है तो क्रेस्ट भी होगा, ट्रफ भी। तो जो सॉलिड लाइन है वो क्रेस्ट है, और डॉटेड लाइन जो है वो है ट्रफ है। अभी ढंग से देखना है इसको, बहुत अच्छे से देखना होगा। कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे क्रेस्ट पे क्रेस्ट या फिर ट्रफ पे ट्रफ इंसिडेंट हुआ है, कहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन देखो, देखो दोनों सॉलिड लाइन एक दूसरे पे आ गई, बाद में ये वाला पॉइंट देखो, ये वाली डॉटेड और ये वाली डॉटेड यहाँ पे, बाद में वापस ये सॉलिड यहाँ पे, बाद में ये डॉटेड और ये वाली डॉटेड भी यहाँ पे। तो इन सारे पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, और एक स्क्रीन, स्क्रीन पे क्या होगा, आपको एक पैटर्न दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए, ये पॉइंट पे क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब हुआ तो यहाँ पे आपका कौन सा बैंड बना, यहाँ पे आपका बन गया ब्राइट बैंड, है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो ब्राइट बैंड बनता है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे ये डॉटेड और यहाँ पे ये सॉलिड, ये देखो इसकी डॉटेड है और इसकी सॉलिड है ना, ये वाला वहाँ पे इसकी डॉटेड है, इसकी सॉलिड है। इस तरह से आपको पॉइंट्स ढूंढने हैं, ठीक है। डायग्राम मैंने अच्छे से बताई नहीं है, लेकिन एक साइड का डॉटेड, दूसरे साइड का सॉलिड, या फिर इधर का डॉटेड और उधर का सॉलिड, ऐसे आपको मिलेंगे। वो पॉइंट्स आपको ढूंढते जाना है, वो पॉइंट्स यहाँ पे मिले, यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा डार्क बैंड, ये पूरा वाला बैंड डार्क, है ना। वापस इधर के साइड भी वैसा ही मिलेगा, ये वो पूरा वाला बैंड डार्क, वापस इधर ब्राइट बैंड मिलेगा, वापस इधर डार्क, वापस इधर कौन सा मिला, ब्राइट बैंड, और नीचे कौन सा मिलेगा, डार्क मिलेगा। आपको देखते जाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, ये डॉटेड है, यहाँ पे डार्क बनेगा, ठीक है। वापस बस आगे जाना नहीं है हमको, यहाँ पे स्ट्रेट जाएंगे, यहाँ पे कौन सा बनेगा, डार्क। वापस देखते चलो, देखो ये है सॉलिड और ये यहाँ से डॉटेड, यहाँ पे कौन सा बना आपका, डार्क। ऐसे ज़्यादा मतलब इतने 4 से 5 आपको सर्कल्स बनाने हैं। मैंने भी 4 या 5 ही बनाए हैं, आपको भी 4 या 5 ही बनाने का है, लेकिन हमको इतना दिखाना है कि बीच वाला पॉइंट जो है वो ब्राइट बनेगा, बाकी इधर डार्क, वापस अल्टरनेट चालू हो जाएगा। तो इस तरह से हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है यंग्स वाले एक्सपेरिमेंट में। और यंग्स एक्सपेरिमेंट ऐसा पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने इम्प्रूव्ड
द वेव नेचर, कौन सा नेचर बनाया, इट्स प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट। एक साइंटिस्ट पहला था जिसने बोला कि जिसने प्रूव कर दिया कि लाइट का नेचर वेव नेचर का होता है, ठीक है, ये वाली कंसेप्ट है ना। क्योंकि हाइली ने बोला था कि इंटरफेरेंस वगैरह किस में पॉसिबल है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वगैरह वेव में पॉसिबल है, तो इसने इंटरफेरेंस प्रूव कर दिया और वेव नेचर प्रूव कर दिया, है ना। अभी वापस कंडीशन में आते हैं, दोनों सोर्सेस कैसे होने चाहिए, दोनों सोर्सेस होने चाहिए मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर के, है ना। पहला जो ऑरेंज कलर का है तो दूसरा भी ऑरेंज का ही होना चाहिए, ठीक है। पहला अगर ब्लू है तो दूसरा भी ब्लू ही होना चाहिए, क्योंकि जब इंटरफेरेंस होगा ब्लू की इंटेंसिटी ऑरेंज की इंटेंसिटी एक दूसरे में ऐड होने में क्या होगी, तकलीफ होगी और अच्छे से हमको दिखेगा नहीं। तो दोनों सोर्सेस कैसे होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। अगर एक सोर्स से हम दो सोर्स डिराइव कर रहे तो ऑफकोर्स मोनोक्रोमेटिक ही होगा। तीसरा, हाँ, ये जो S1 और S2 है, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, वो कितना होता है, 2 या 4 mm, 2 से 4 mm इतना होता है, ठीक है। सोर्सेस शुड बी नैरो। नैरो मतलब क्या, यहाँ पे जो S1 और S2 ये दो होल जो बना है ना, वो पिन होल बोला है उनको, पिन होल, ठीक है। इतना बड़ा होल नहीं करना है उनको, छोटा सा होल करना है, क्योंकि अगर बड़ा होल हो गया तो देखो इसमें 8-10 पॉइंट आ जाएंगे। 8-10 पॉइंट मतलब 8-10 अलग अलग सोर्सेज बोल के एक्ट हो जाएंगे। अब ये जो शीट है, ये शीट कैसा है, ये शीट है ओपेक। ओपेक मतलब अपने अंदर से लाइट को पास नहीं करेगा। जस्ट जब आप एक पिन होल करते हो तो उस होल से सिर्फ लाइट पास होती है, लेकिन अगर होल बड़ा कर दोगे तो बहुत सारे सोर्सेज आ जाएंगे, बहुत सारा इंटरफेरेंस होगा और ढंग का इंटरफेरेंस पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो सोर्सेज होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, नैरो, छोटा छोटा होल होना चाहिए, है ना, पिन साइज का, सॉरी। उसके बाद में सोर्सेज शुड बी क्लोज टू ईच अदर। ये दोनों सोर्सेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ, जो स्क्रीन है, स्क्रीन का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन दूर होना चाहिए। क्यों, हमने प्रोजेक्टर पढ़ा है, प्रोजेक्टर जितना जितना दूर दूर जाता है उतना बड़ा बड़ा पिक्चर होते जाता है। तो अच्छा बड़ा बैंड अगर हमको देखना है, बड़ा सा पैटर्न अगर हमको देखना है तो स्क्रीन हमको क्या रखनी है, दूर रखनी है, ठीक है। उसके बाद में और सारी चीज़ें हैं, कुछ इन फेज होनी चाहिए वगैरह वगैरह, और कुछ बता सकते हैं, और कुछ नहीं, वो 10 एक थे, ठीक है। हाँ, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए। अभी सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन आपको सिलेबस में है ही नहीं। अगर आप पोलराइज्ड लाइट यूज करते हो तो ये कंडीशन है, लेकिन पोलराइज्ड लाइट वगैरह आपको सिलेबस में है नहीं, ठीक है। हाँ, 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। जो दो वेव्स जो है ना, जिनका आप इंटरफेरेंस करा रहे हो, उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। क्यों एम्पलीट्यूड सेम, जब दो एम्पलीट्यूड ऐड होंगे कंस्ट्रक्टिव के टाइम पे, जब ब्राइट बन देगा तो ऐड होने में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट होगा, मान लो एक का एम्पलीट्यूड 3 मीटर, दूसरे का है 2 मीटर, जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 मीटर आंसर आएगा। तो 1 मीटर एम्पलीट्यूड है तो इंटेंसिटी कुछ ना कुछ हमको दिखेगी, लेकिन हमको स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब क्या, जो डार्क बैंड है उसका इंटेंसिटी 0 चाहिए। डार्क बैंड का इंटेंसिटी 0 कब मिलेगा, पहले का एम्पलीट्यूड जो जितना होगा उतना ही अगर दूसरे का एम्पलीट्यूड होगा तब डिफरेंस 0 होगा। डिफरेंस जब 0 होगा तो बैंड कैसे बनेगा, डार्क बनेगा। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस कम ज़्यादा हो गया तो डार्क बैंड हमको नहीं मिलेगा, और डार्क बैंड हमको चाहिए। तो डार्क बैंड हमको तभी मिलेगा जब दोनों एम्पलीट्यूड सेम हो, ताकि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट कितना मिले, 0 मिले। तो इस तरह से छोटी छोटी कंडीशंस है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपको स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।